जो पेपर दिखाई दे रहा है ये वही पेपर है जो आप लोगों ने कल टेस्ट में दिया हुआ था, जिसमें 50 क्वेश्चंस टोटल आपको दिए गए थे और 1 आवर्स का टाइम आपको दिया गया था। तो 50 क्वेश्चंस को 60 मिनट में आपको करना था और ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक टॉपिक इसमें नहीं था क्योंकि उसका टेस्ट पहले ही आप लोगों ने दे रखा था, दैट इज डीएनए एप्लीकेशंस का। तो ये वाले टॉपिक में पूरा आपको ट्रांसक्रिप्शन से लेकर के म्यूटेशंस तक का पूरा सवाल आपको दिया गया, मीन्स रिपेयर सिस्टम तक के क्वेश्चंस आपको दिए गए थे। तो चलिए देखते हैं कि इस पेपर की जो क्वेश्चंस का फॉर्मेट है वो कैसा है और कहाँ पर आपको। ये तो काफ़ी इजी सा सवाल था। नंबर पहला क्वेश्चन सबसे पूछ रहा है, द नाइट्रोजनस बेस एडेनिन इज फाउंड इन ऑल मेंबर्स ऑफ विच ग्रुप। पूछ रहा है कि इनमें से दिए गए जितने भी ग्रुप हैं उनमें से कौन से ग्रुप में एडेनिन जो बेस है वो सभी में पाया जाता है। ये आपको ऑप्शन से यहाँ पे टिक करना था। तो ये तो ऑप्शन पहले ही गलत है, प्रोटीन में तो होगा नहीं। प्रोटीन यहाँ पे भी है तो ये भी आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ये ग्लूकोज है तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ये प्रोटीन है तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या बचा? सी बच गया। तो कुछ क्वेश्चंस तो आपको ऐसे भी अप्रोच से लगाने चाहिए कि जो कि पहले आपको गलत लग रहे हैं उनको आप फिल्टर कर लीजिए, फिर इसके बाद जो मिनिमम ऑप्शंस बचेगा उनमें से आपको सही लगाने में आसानी होगी, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको 4 ऑप्शंस तो ऐसे ही निकल गए कि प्रोटीन में एडेनिन होता नहीं है, ग्लूकोज में एडेनिन होता नहीं है। तो ये 1 2 3 में तो प्रोटीन था, 1 में ग्लूकोज था। 4 ऑप्शन ऐसे निकलेंगे। ऑप्शन नंबर बचा क्या? दैट इज एटीपी, आरएनए एंड डीएनए। तो एटीपी में भी ए क्या है? एडेनिन है। आरएनए में भी आपका एडेनिन होता है और इसके बाद डीएनए में भी क्या है? एडेनिन होता है। तो ये वाला ऑप्शन में तीनों में नाइट्रोजन बेस एडेनिन क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। सो दैट्स वाई इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि यूजिंग आरएनए एज अ टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग प्रोटीन डायरेक्टली फ्रॉम द डीएनए इज एडवांटेजेस फॉर द सेल्स बिकॉज। जो सवाल पढ़ाने के टाइम पे हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था कि जब डीएनए को कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना करके ही क्या करना है? प्रोटीन का सिंथेसिस कराना है। तो ये डायरेक्टली प्रोटीन को सिंथेसिस क्यों नहीं करा पा रहा है? आरएनए इंटरमीडिएट बनाने की जरूरत क्यों होती है? तो इस सवाल को लेकर के हम लोगों ने कई सारे मतलब आंसर्स में पॉइंट ऐड किए हुए थे, जिसमें एक पॉइंट ये भी था कि जो जेनेटिक मटेरियल है अगर एक ये खुद ऐसा काम करना शुरू करेगा, मतलब ये कराना शुरू करेगा, तो ये एक ही बार कर पाएगा और अपने लोकेशंस को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि ट्रांसलेशंस की सारी असेंबली कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। और अगर ऐसा होगा तो फिर जो न्यूक्लियस में पोजीशन है डीएनए का वो क्या होगा? आपको चेंज करना पड़ेगा। तो डीएनए आपका एज इट इज जहाँ पे है वहीं पे बना रहे, उसकी इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे इमीडिएट मॉलिक्यूल के थ्रू जा पाए। तो ऐसा करने के लिए यहाँ पे क्या होता है? एमआरएनए की सिंथेसिस होती है। तो एमआरएनए बेसिकली क्या है? एक तरीके का ऐसी कॉपी है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो डीएनए के फॉर्म में था वो इन्फॉर्मेशन अब एमआरएनए के फॉर्म में आ चुकी है। इसके साथ में फ्लेक्सिबिलिटी है, ये मूव ऑन कर सकता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में भी, और मतलब जो भी काम होगा वो आसानी से कर सकता है। तो एमआरएनए बेसिकली एक एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन को कोड किया हुआ एक कॉपी है डीएनए का, जो कि उसकी इन्फॉर्मेशन को डीएनए से क्या कर रहा है? लेकर के आ रहा है, जहाँ से प्रोटीन की क्या होगी? सिंथेसिस होगी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? आरएनए इज मच मोर स्टेबल देन डीएनए। ये स्टेटमेंट ही गलत है। आपको न्यूक्लियस के टाइम पे पढ़ाया गया कि डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। उसके पीछे के जो लॉजिक हैं, ये लॉजिक भी आपको अच्छे तरीके से बताया जा चुका है, जिसमें आप लोगों ने कई सारे पॉइंट पढ़े हुए हैं। दूसरा पूछ रहा है, आरएनए एक्ट एज एन एक्सपेंडेबल कॉपी ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये पॉइंट को थोड़ा सर्कल कर लेते हैं। ये ऑप्शन आपका सही है, बाकी गलत क्यों है ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। Only one mRNA molecule can be transcribed from a single gene, lowering the potential rate of gene expression। ये वाला ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया होगा मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को, और यहाँ पर मैंने सर यही किया है। गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये लाइन आपकी ठीक है, सवाल ये पूछ रहा है कि उसका फ़ायदा क्या है और क्यों ऐसा हो रहा है। ये स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है कि 2 डीएनए के स्टैंड में से सिर्फ एक ही डीएनए स्टैंड पे डीएनए का रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन होता है। ये स्टेटमेंट में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सवाल का डिमांड अलग है। ये पूछ ये रहा है कि डीएनए से आरएनए की जो कॉपी बनाई जाती है उससे ट्रांसलेशन जो हो रहा है, बजाय इसके कि डायरेक्टली डीएनए से प्रोटीन बन जाए, इसका फ़ायदा क्या है? तो फ़ायदा आपको बताना ये है कि डीएनए अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन बना करके रखा रहेगा, और उसकी जो एक्सपेंडेबल कॉपी है, मतलब आरएनए है, वो उसको निकल करके क्या कर रही है? जा रही होती है। तो यहाँ पे ये वाले ऑप्शंस आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। मोस्ट ऑफ द बच्चे यहाँ पे लगा कर आएंगे, बट ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। गलती होने के पीछे का लॉजिक क्या है, इसको आप फिर से देखिए। यहाँ पे जो लाइन आपको दे रखी है ये बता रहा है कि जो डीएनए के 2 स्टैंड है, उन दोनों स्टैंड में से सिर्फ डीएनए का एक मॉलिक्यूल पे क्या होगा? आरएनए की सिंथेसिस होगी, जो कि मतलब कि उसके पोटेंशियल जो रेट ये देख रहा है स्टेटमेंट यहाँ पे, लोअरिंग द पोटेंशियल रेट ऑफ जीन एक्सप्रेशन। क्या ऐसा करने से
उसके जीन एक्सप्रेशंस के पोटेंशियल पे लोअरिंग होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो ओनली वन mRNA मॉलिक्यूल कैन बी ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम अ सिंगल जीन। ये लाइन तो ठीक है, लेकिन ये वाली लाइन को पढ़िए, लोअरिंग द पोटेंशियल रेट ऑफ जीन एक्सप्रेशंस। क्या एक स्टैंड पे मतलब डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होना उसके एक्सप्रेशंस के पोटेंशियल को कम करता है? जबकि आपने तो पढ़ा कि उसको उसको पोटेंशियल ज्यादा करने के लिए दोनों स्टैंड पे अगर ये बनेगा तो दोनों एक ही दूसरे कॉपी बन जाएगी, जो कि प्रॉब्लमेटिक होगी। तो दोनों में से सिर्फ एक इसलिए होता है क्योंकि एक ही बनेगी और उससे वही काम होगा जो कि दोनों से होने वाला है। तो यहाँ तो पोटेंशियल रेट इंक्रीज होगा, मतलब अच्छे तरीके से वो कर पाएगा, एनर्जी को अपने सेव कर रहा है। लेकिन यहाँ पे लाइन क्या बता रहा है, दैट इज लोअरिंग द पोटेंशियल रेट ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या होगा, गलत होगा। कितने लोगों ने ये वाले ऑप्शन पे टिक किया, दैट मीन सी वाले पे? सर मैंने किया था। मैंने भी किया था सर। तो अभी आप दोनों लोगों को ये क्लियर हो गया कि ये ऑप्शंस गलत क्यों हैं? यस सर। सर एक्सपेंडेबल मतलब वो खर्च हो जाता है, वैसा मतलब निकल रहा है क्या सर उसका? मैं भी एक्सपेंडेबल वाला मीन्स नहीं समझ पाया इसका हिंदी में। एक्सपेंडेबल का मतलब ये हो जाता है कि उसकी चीज को लेकर के आगे कैरी करने वाला। और जो डीएनए है वो अपनी इंटीग्रिटी को या फिर अपनी जगह को बनाए रखा है। उसकी जैसे जैसे होता है ना एक्सपेंडेबल मेमोरी, जैसे आप अपने फोन में आप लिखते हो ना कि आपकी मेमोरी की कैपेसिटी मान लीजिए 8 GB है, बट एक्सपेंडेबल हो सकती है, मतलब और ये बढ़ सकती है। नहीं, एक्सपेंड मतलब बढ़ाना। तो यहाँ यहाँ पे ये है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास में है, उस इन्फॉर्मेशन को आरएनए क्या करता है, आगे ले जाता है, बढ़ाता है उसको। और डीएनए जहाँ पे है वहीं पे बना बना रहेगा, उसको अपनी जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है। और जरूरत वही है, अगर डीएनए अपने लोकेशंस को छोड़ देगा, मतलब अगर सपोज कीजिए कोई ट्रांसक्रिप्शन एक बार ही होना है, मतलब हर टाइम पे, मतलब एक टाइम पे सारे जीन का ट्रांसक्रिप्शन तो होता नहीं है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। लेकिन सारे प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन उसी डीएनए में ही है। तो अगर एक जीन के ट्रांसक्रिप्शन के लिए डीएनए अगर अपना लोकेशन छोड़ करके साइटोप्लाज्म में चला आएगा, तो क्या उस सेल्स की इंटीग्रिटी रह जाएगी? नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसी डीएनए से और भी बहुत सारे टास्क उसको पूरे करने हैं जो कि वहां पे उसकी जरूरत होगी। तो डीएनए अपना एक एक समझ लिया कि मदरबोर्ड हो गया, डीएनए अपने आप को बचा के वहीं पर रखा हुआ है। बाकी आरएनए उसका क्या है, पेरीफेरल ऑर्गन है, जो कि जाकर के आगे क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है। सर इसमें डीएनए के बारे में तो कुछ बताया नहीं है ऑप्शन बी में, केवल बस आरएनए के बारे में ही बताया है। स्टेटमेंट में यहाँ पे दे रखा है ना कि यहाँ पे ये जो डीएनए यूज हो रहा है उसके लिए एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज यही है कि आरएनए उसके लिए एज एक्सपेंडेबल कॉपी काम करती है जेनेटिक मटेरियल के लिए। डीएनए के बारे में यहाँ क्यों देगा, आपको किसी भी ऑप्शन में डीएनए नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये तो सवाल ही यहाँ पे पूछ दिया इस चीज को लेकर के ना कि आरएनए का जो सिंथेसिस हो रही है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, उस टेम्पलेट को बनाने के लिए डीएनए से पहले आरएनए बनता है, बजाय इसके कि डीएनए से डायरेक्टली प्रोटीन बन जाए। उसका फायदा क्या है, तो फायदा यहाँ पे आपको दिखा रहा है ये। ओके, अगला सवाल है, आई थिंक ये सब लोगों ने सही किया होगा। इफ प्रोटीन्स वर कंपोज्ड ऑफ ओनली 12 डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स, व्हाट वुड बी द स्मॉलेस्ट पॉसिबल कोडॉन साइज इन जेनेटिक सिस्टम विद 4 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स। अभी हमारे पास टोटल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, और इन अमीनो एसिड्स को कोड करने के लिए हमारे पास ट्रिपलेट कोडॉन होता है। इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला क्या रखा, लगा के रख रखा है, दैट मीन्स यहाँ पे 4 जो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड है ये आपके बेस में हो जाते हैं, और इनकी पावर में क्या हो जाता है, ये 3 हो जाता है। तो यहाँ पर आप निकालते हैं, दैट इज 4 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 64, और ये 64 का नंबर आपके 20 से क्या है, ज़्यादा है। अगर यहाँ पे 2 होगा तो 16 नंबर हो पाएंगे, जो कि इससे कम होगा। इसलिए जेनेटिक कोडॉन हमेशा 3 बेस पेयर के सीक्वेंसेस में आपको देखने को मिलता है। तो अगर ये नंबर आपका क्या हो जाए, सिर्फ 12 हो जाए, तो इस 12 नंबर को फुलफिल करने के लिए ये बेस आपका क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। यहाँ पे पावर आपके क्या लगा सकते हैं आप, अगर 1 लगाएंगे तो क्या होगा, सिर्फ 4 होगा। और अगर 4 की पावर अगर आप 2 लगाएंगे तो क्या होगा, 4 इंटू 4 मीन्स 16 हो जाएंगे। तो ये 16 आपके क्या होंगे, दैट इज नंबर बन जाएंगे, जो कि 12 से क्या है, ज़्यादा है। तो सिर्फ अगर 12 डिफरेंट काइंड्स के अमीनो एसिड्स हैं, तो उन अमीनो एसिड्स को कोड करने के लिए जो कोडॉन होगा वो डुप्लेट हो जाएगा, न कि ट्रिपलेट होगा। तो 2 बेस पेयर का आपका कोडॉन बनेगा, 4 बेस पेयर के बेस में रख करके, और इसके लिए टोटल आपके नंबर ऑफ बेसिस कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे जो कोडॉन, जो कि आपको अभी 64 दिखाई देता है, जिसमें से 3 आपके क्या है, स्टॉप कोडॉन है, और 61 क्या है, आपके कोडिंग कोडॉन है। तो उस टाइम पे अगर आपका कोई आपकी बॉडी में प्रोटीन्स को बनाने के लिए सिर्फ 12 डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड पाए जाएंगे, तो
तो ऐसे केसेस के लिए आपका जो कोडॉन होगा वो 2 न्यूक्लियोटाइड का हो जाएगा और वहाँ पे टोटल आपके जेनेटिक कोडॉन में 16 कोडॉन आपको दिखाई देंगे और उसमें से आपके स्टॉप कोडॉन होंगे और कोडिंग सीक्वेंसेस होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए क्या है, सही है। ये तो पॉसिबल नहीं था, बाकी ये तो पूछा ही, मतलब ये तो पहले से आप जानते हैं, ये सब तो बहुत ज़्यादा नंबर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को लगाने के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये 12 दे रखा था, ये नंबर आपको बढ़ भी सकता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अगर आपके आपके सेल्स में 50 डिफरेंट टाइप्स के अगर अमीनो एसिड्स हो जाएं तो उनको बनाने के लिए आपके जेनेटिक कोडॉन कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के होने चाहिए, जरा बताइए मुझे। 3। अगर अगर ये नंबर मतलब आपके बॉडी में जो अभी नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स हैं वो 20 हैं, ये 20 के बजाय अगर 50 अगर अमीनो एसिड्स हो जाएं तो ये 4 बेस पेयर का डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड को यूज करके ये जो कोडॉन बनेगा वो कितना होना चाहिए, 3 का, 3 का। वेरी गुड, लॉजिक आपने सही लगा दिया। अगर आप 3 की पावर रखते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ कोडॉन 64 आ रहे हैं, जो कि 50 से क्या है, ज़्यादा है। ऐसे ही अगर आपको कुछ भी नंबर दे करके पूछता है तो आप उसके बेसिस पे आसानी से उसको लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दे दिया कि हाँ 75 या 80 के आसपास में आपके नंबर ऑफ क्या है, अमीनो एसिड्स हैं, और इन अमीनो एसिड्स को बनाने के लिए जो कोडॉन होगा उसका बेस नंबर कितना होना चाहिए। तो ऑब्वियसली 3 से तो ज़्यादा ही होगा कि 3 आपका 64 पे मैक्सिमम लिमिट है। अगर आप इसको 4 कर देंगे तो ये नंबर और क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो आप याद रखिए कि 60 के बाद वाला अगर आपको दे देता है अमीनो एसिड का नंबर, तो उसके लिए हमेशा आपको 4 नंबर ऑफ कोडॉन होने चाहिए, 4 नाइट्रोजनस बेसिस के या न्यूक्लियोटाइड बेसिस के। और अगर आपका वहाँ पे 20 से कम दे रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, दैट इज अगर 16 से कम दे रहा है तो फिर क्या होगा, 2 होगा। तो इनका नंबर आप आसानी से निकाल करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सा ये एक मतलब मैथमेटिकल प्रॉब्लम था जिसके लिए कि आपको स्टेटमेंट ही दिए गया। तो होपफुली कि सब लोगों ने सवाल ये सही किया होगा, और अगर जिनकी गलतियां हैं तो उस चीज़ को अच्छे से समझ लें। ओके, यहाँ पे दे रखा है अगला क्वेश्चन, पर्टिकुलर ट्रिपलेट बेस इन द टेम्पलेट स्टैंड ऑफ डीएनए इज 5 प्राइम EGT 3 प्राइम, द करस्पॉन्डिंग कोडॉन फॉर द mRNA ट्रांसक्राइब्ड इज। जनरली आप टेम्पलेट जो कोडॉन होती है, जैसे अगर मान लीजिए आपका ये 2 डीएनए का स्टैंड है, एक आपका क्या है 5 प्राइम है, एक आपका 3 प्राइम है, ये आपका 3 प्राइम, ये आपका 5 प्राइम। तो आप टेम्पलेट हमेशा इसी को बताते हैं क्योंकि इसी पे डीएनए पॉलीमरेज आएगा और ये क्या करेगा, मूव करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शंस में। लेकिन यहाँ पे आपको उल्टा दे दिया है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो सीक्वेंसेस है लिख तो रखा है टेम्पलेट वाला, लेकिन डायरेक्शन इसका उल्टा दे रखा, मतलब ये इधर से पूछ रहा है। मतलब अभी आपको इस तरीके से सेंस करना है। तो पूछ रखा है कि अगर आपका डीएनए में ये डीएनए का टेम्पलेट डीएनए के स्टैंड पे अगर 5 प्राइम पे AGT अगर आपका ये सीक्वेंस है तो करस्पॉन्डिंग जो कोडॉन होगा mRNA के लिए जो ट्रांसक्राइब्ड होगा वो क्या होगा, जरा बताइए क्या होना चाहिए। ये जहाँ पे 5 प्राइम है वो क्या हो जाएगा, 3 प्राइम हो जाएगा, जहाँ पे 3 है वहाँ पे 5 हो जाएगा। तो mRNA है तो A से T बनता है तो क्या बन जाएगा, U बन जाएगा, G से क्या बनेगा, C बन जाएगा, T से क्या बन जाएगा, A बन जाएगा। तो 3 प्राइम पे UCA और 5 मतलब 3 प्राइम टू 5 प्राइम पे कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, कितने लोगों का इस सवाल सही हुआ था, मेरा सही। चलिए अगला सवाल है, द जेनेटिक code is essentially the same for all organisms. From this, one can logically assume all of the following except, मतलब जो जेनेटिक कोडॉन है वो सभी ऑर्गेनिज्म में इसेंशियली क्या है, सिमिलर है, सेम काइंड का है। तो इस स्टेटमेंट से लॉजिकली आप क्या अजम्पशंस लगा सकते हैं जो कि सही है सिर्फ एक किसी स्टेटमेंट को छोड़ करके। पहला स्टेटमेंट दे रखा है, अ जीन फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म कुड थ्योरेटिकली बी एक्सप्रेस्ड बाय एनी अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब ये संभव है कि हाँ कोई एक जीन है और वो जीन किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक्सप्रेस आउट हो सकता है, और अगर एक्सप्रेस होता तो वही अमीनो एसिड बनाएगा। तो एग्जैक्टली ये सेम है, जैसे मान लीजिए अगर आपका जीन AUG ये प्रोकैरियोट में हो और चाहे आपका ये AUG यूकैरियोट में हो, ये आसानी से दोनों सिस्टम एक्सप्रेस होगा तो वही बनाएगा, दैट इज द मेथियोनिन ही बनाएगा। और वैसे भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जेनेटिक जो कोडॉन होते हैं उनके सिर्फ मैटर ये सीक्वेंस करते हैं, न कि ओरिजिन। जैसे अगर आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पढ़ा हुआ है तो आपको पता है अच्छी तरीके से कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वो सिर्फ इन बेसिस को रिकॉग्नाइज करता है, उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि डीएनए का सोर्स क्या है, चाहे प्लांट हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, एनिमल हो,
डजेंट मैटर, उसको सिर्फ क्या चाहिए, ये बेस चाहिए। तो ऐसे ही जो जेनेटिक कोडॉन होते हैं जिससे कि अमीनो एसिड्स बनते हैं, उन अमीनो एसिड्स के लिए मैटर क्या करता है, ये 4 न्यूक्लियोटाइड में से 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, न कि ओरिजिन ऑफ डीएनए। तो चाहे ये आपका प्रोकैरियोटिक में हो चाहे आपका यूकैरियोटिक में हो, दोनों में ही एक्सप्रेस होगा और दोनों में ही क्या बनाएगा, मेथोनिन ही बनाएगा ये सीक्वेंसेस। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, एक्सेप्ट पूछ रखा है, इसका मतलब आपको रॉन्ग वाले को पिकअप करना है। ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव अ कॉमन एंसेस्टर्स, अगर सबके जेनेटिक कोडॉन सेम है और सभी ऑर्गेनिज्म में जो डीएनए का सीक्वेंस है वो एक चीज को ही कोड करता है, इसका मतलब ये होता है कि सब लोगों की अल्टीमेटली जो सबसे पहले ओरिजिन हुई होगी वो सबके एंसेस्टर्स क्या हैं, एक हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं इस वाले स्टेटमेंट से। डीएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, इस ऑप्शंस को आप देखिए, क्या इस लाइन से कि जेनेटिक कोडॉन इसेंशियली सब में सेम होता है, इस स्टेटमेंट से क्या डीएनए के जेनेटिक मटेरियल होने का कोई एविडेंस मिलता है या कोई इससे रिलेशन बन के आता है कि हाँ डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल था फर्स्ट टाइम पे इसलिए जेनेटिक कोडॉन ऐसा हो रहा है? क्या ये लाइन इस चीज को लेकर के रिलेवेंट है? अगला अगला स्टेटमेंट है, द सेम कोडॉन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूजुअली ट्रांसलेट इनटू द सेम अमीनो एसिड्स। एग्जैक्टली, अलग अलग ऑर्गेनिज्म होंगे लेकिन अगर आपका कोडॉन सेम होगा तो नंबर ऑफ अमीनो एसिड भी क्या बनेंगे, वही बनेंगे। तो ये भी लाइन ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव द सेम नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, ये भी लाइन सी ठीक है। अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें नंबर ऑफ जो डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स होंगे वो सेम होंगे। अगर आपका यूकैरियोट्स में ल्यूसीन के लिए अगर 5 वो हैं तो वहाँ पे भी आपको वही 5 दिखाई देंगे या 6 दिखाई देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी का इस जेनेटिक कोडॉन के सिमिलर होने से कोई रिलेवेंसी नहीं है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन इसका इस चीज़ से कोई रिलेशन नहीं है कि हाँ जेनेटिक कोडॉन सबके सिमिलर होते हैं इसलिए जो डीएनए होगा वो जेनेटिक मटेरियल फर्स्ट टाइम पे होगा। ऐसा स्टेटमेंट लगाना या ऐसा स्टेटमेंट इसके बेसिस पे निकालना ये थ्योरेटिकली क्या होगा, गलत होगा। तो डीएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, ये कहीं से भी इस लाइन से लॉजिकली आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं कि जेनेटिक जो कोडॉन है वो इसेंशियली सब में क्या है, सेम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल के लिए क्या है, गलत है। कितने लोगों के ये क्वेश्चंस गलत हुए? सर मेरा गलत हो गया। सर मुझे ये पूछना था, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव द सेम नंबर ऑफ कोडॉन आना था ना यहाँ पर नीचे ई में। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव द सेम नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। सर ये अमीनो ऑप्शन एसिड, अमीनो एसिड के टाइप सेम नंबर में होंगे ऐसा लिखना था या सेम नंबर ऑफ कोडॉन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो नहीं एसिड? नहीं, देखिए ये जो लाइन है वो ये बता रहा है कि अगर किसी अलग अलग ऑर्गेनिज्म है और अगर उनमें सेम नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड है, ये इस लाइन से आप बता सकते हैं। कैसे? जैसे जेनेटिक कोड, मान लीजिए अगर ल्यूसीन है तो ल्यूसीन क्या करेगा, चाहे प्रोकैरियोटिक होगा तो वहां पे भी आपके क्या होंगे, 6 कोडॉन होंगे उसके लिए, मतलब कि ल्यूसीन को बनाने के लिए 6 कोडॉन अलग अलग होंगे, डिफरेंट टाइप्स के हो गए। वैसे ही अलग अलग जो आपके अमीनो एसिड्स होंगे उनके नंबर भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे सिंपल भाषा में समझिए कि 20 डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड हमारी बॉडी में हैं, 20 डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स क्या होंगे, प्लांट की बॉडी में भी होंगे। 20 डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स क्या होंगे, प्रोकैरियोटिक की बॉडी में भी होंगे। तो डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स का अमीनो एसिड होना भी जेनेटिक कोडॉन को का सिमिलर होना बताता है, क्योंकि वही जेनेटिक कोडॉन का सीक्वेंस अगर प्रोकैरियोट्स में है तो वही अमीनो एसिड वहाँ पे भी बना रहा है। आपने अच्छे तरीके से पढ़ा जेनेटिक कोडॉन के बारे में कि जेनेटिक कोडॉन का सीक्वेंस है वो स्पेसिफाई कर रहा है अमीनो एसिड्स को। तो जो डिफरेंट टाइप्स 20 डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड हमारी बॉडी में पाए जा रहे हैं जिनके लिए वो कोडॉन है, वही कोडॉन वहाँ पे भी पाए जाएंगे और वही अमीनो एसिड बनेगा वहाँ पे। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग जो डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड है उनका नंबर सेम होना क्या बताता है, ये बताता है कि हाँ इनके लिए कोडॉन भी क्या है, सेम था। जो प्रोकैरियोट मतलब जो प्लांट में है वही कोडॉन एनिमल बॉडी में भी है, इसीलिए नंबर ऑफ अमीनो एसिड भी क्या हो रहे हैं, सेम बन रहे हैं। ओके सर, ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन। दोनों के लिए जीन एक्सप्रेशन के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? ऑप्शन नंबर पहला दे रहा है, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन अ 3 poly A tail एंड 5 prime कैप आर एडेड टू द mRNA
तो आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे ध्यान देना है कि प्रोकैरियोटिक के लिए पूछ रहा है और यूकैरियोटिक के लिए पूछ रहा है। तो यूकैरियोट्स में तो ये होते हैं, बट प्रोकैरियोटिक में आरएनए प्रोसेसिंग में ये दोनों काम नहीं होता, तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, गलत हो जाएगा। ट्रांसलेशंस ऑफ एमआरएनए कैन बिगिन बिफोर ट्रांसक्रिप्शन इज कंप्लीट। पूछ रहा है कि ट्रांसलेशन जो एमआरएनए का है क्या वो शुरू हो सकता है ट्रांसक्रिप्शंस के कंप्लीट होने से पहले। दोनों केस में ऐसा होना नहीं होता, मतलब पॉसिबल नहीं है। ये एक केस में तो हो रहा है लेकिन यूकैरियोटिक केस में नहीं हो रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रमोटर रीजन टू बिगिन द ट्रांसक्रिप्शन। इस लाइन पे या इस ऑप्शन पे सर्कल लगा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। एमआरएनए इज सिंथेसाइज्ड इन 3.5 डायरेक्शंस, ये तो गलत है। द एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट इज द एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ द जीन फ्रॉम इट वाज कॉपीड। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है कि चाहे प्रोकैरियोटिक की बात हो चाहे यूकैरियोटिक की बात हो, जो प्रमोटर रीजन होते हैं वहां पर आकर क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड करेगा। ये अलग बात है कि दोनों को बाइंडिंग के लिए सिग्नल पहले यहाँ पे एक में सिग्मा फैक्टर देता है और बाकी उसमें क्या होंगे उनके फैक्टर्स देते हैं, लेकिन आकर के बाइंड क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पे, प्रमोटर रीजन पे। तो ये स्टेटमेंट दोनों में क्या है, कॉमन है। मतलब प्रोकैरियोट्स हो चाहे वो यूकैरियोट्स हो, दोनों में ही ट्रांसक्रिप्शंस की प्रोसेस होने के लिए, मतलब इनिशिएशन की प्रोसेस होने के लिए प्रमोटर रीजन पे पाए जाने वाले जो सीक्वेंसेस होते हैं वहां पर आरएनए पॉलीमरेज आकर क्या करेगा, बाइंड करेगा, और देन उसके बाद क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होगी विद डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। लेकिन बाइंड करने की प्रोसेस क्या होगी, कॉमन होगी। ऑप्शन नंबर सी सही है, बाकी स्टेटमेंट क्या है इसके गलत हैं। गलत क्यों है ये शायद आप भी अच्छे तरीके से इसको जस्टिफाई कर सकते हैं अपने अब तक के जो नॉलेज या कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पे। ओके, अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस डज आरएनए पॉलीमरेज डिफर फ्रॉम डीएनए पॉलीमरेज। कौन से एक्शन में डीएनए पॉलीमरेज से आरएनए पॉलीमरेज क्या है, डिफर है, ये स्टेटमेंट आपको दिया गया। आरएनए पॉलीमरेज यूजेस आरएनए एज अ टेम्पलेट एंड डीएनए पॉलीमरेज यूजेस डीएनए पॉलीमरेज। नहीं, ये लाइन गलत है। डीएनए पॉलीमरेज भी आरएनए को यूज करता है। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डीएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ऐसा भी बिल्कुल गलत है। गलत है कि नहीं, ये गलत है। हाँ जी, यस सर, हाँ, गलत है। क्योंकि आपने पढ़ा डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे किस तरीके से सिंगल स्ट्रैंड पे ही अलग अलग डीएनए पॉलीमरेज आते हैं। ऐसा नहीं कि डीएनए पॉलीमरेज दोनों पे बाइंड कर जाता है। आरएनए पॉलीमरेज इज मच मोर एक्यूरेट देन डीएनए पॉलीमरेज, एकदम ही गलत है। आरएनए पॉलीमरेज के पास प्रूफ नेगेटिविटी नहीं होती है, डीएनए पॉलीमरेज के पास होता है। तो डीएनए पॉलीमरेज ज़्यादा एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू द आरएनए पॉलीमरेज के। ये अगर उल्टा दिया होता तो ये बात आपका सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे गलत है। RNA polymerase can initiate RNA synthesis, but DNA polymerase requires a primer to initiate DNA synthesis। ये लाइन आपको जितनी बारी क्लास आपने अटेंड किया होगा, देखा होगा, उसमें बार बार आपको ये बताया गया, तो ये वाला स्टेटमेंट आपके लिए सुटेबल है। RNA polymerase does not need to separate the two strands of DNA in order to synthesize a RNA copy, whereas DNA polymerase must unwind the DNA डबल हेलिक्स बिफोर इट कैन रेप्लिकेट डीएनए। ये लाइन भी गलत है। आरएनए पॉलीमरेज को भी डीएनए को मेल्ट करने की जरूरत होती है, मेल्ट होने के बाद तब आपका क्या होता है, ये आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ मूव करता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। कीप इन माइंड, जब भी कोई डीएनए का मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा होगा, डीएनए रेप्लिकेशन का, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन का, या फिर जो भी, हमेशा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को मेल्ट करने की जरूरत पड़ती है, राइट। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपको बता रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज के पास एबिलिटी है कि इनिशिएट कर सकता है इटसेल्फ आरएनए सिंथेसिस को। दैट मीन देयर इज नो नीड ऑफ आरएनए प्राइमर टू synthesize RNA strand by the RNA polymerase, but there is a need of a RNA polymerase या RNA primer डीएनए पॉलीमरेज को, डीएनए के स्टैंड को बनाने के लिए आरएनए प्राइमर की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो ये वाला ऑप्शन क्या है आपके लिए सही है। कितने लोगों का ये क्वेश्चन गलत हुआ वैसे? नहीं आइडिया। अच्छा, जुड़े तो सभी लोग हैं, कोई बोल क्यों नहीं रहा फिर? अच्छा ओके, सब लोग शांति से सुन रहे हैं। अगर किसी भी पॉइंट पे लगे, आप में से जो लोग भी टेस्ट दिए हैं या नहीं दिए हैं, कि अगर आपको ये स्टेटमेंट कैसे हो जा रहा है, तो आप उसको क्वेश्चंस अपना पूछ सकते हैं। ये डिस्कशन क्लास आपके ही क्लेरिफिकेशन के लिए और सेटिस्फेक्शन के लिए लगाई जाती है। अदरवाइज तो ये सॉल्यूशन तो आप वैसे भी देख ही लिए हैं और आप उसको कर ही पाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाँ सर क्वेश्चन 7 का वो लास्ट वाला ऑप्शन और एक बार देखना था। बिल्कुल देख लीजिए। लास्ट वाला ऑप्शन बोल रहा है आरएनए पॉलीमरेज डज नॉट नीड टू सेपरेट द टू स्टैंड ऑफ डीएनए इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज एन आरएनए कॉपी। मतलब ये बता रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज को आरएनए बनाने के लिए इन दोनों डीएनए स्टैंड को सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा होता है? नहीं सर, सेपरेट करना होगा। तो बस गलत है फिर। हम्म, क्लियर है? हाँ सर। चलिए ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द टर्मिनेशन ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शंस के टर्मिनेशंस को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट सुटेबल है, अच्छे तरीके से उसको डिस्क्राइब करता है। ट्रांसक्रिप्शंस का टर्मिनेशन आप लोगों ने पढ़ लिया, ये रो डिपेंडेंट होता है और रो इंडिपेंडेंट होता है। तब जब कोई आपका मतलब कि टर्मिनेशन जो सीक्वेंसेस होते हैं वो आ जाते हैं, तो वहाँ पर आपका आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, काम करना बंद कर देता है। आरएनए पॉलीमरेज डिटैच हो जाएगा, जो आरएनए स्टैंड बनेगी वो भी आपका निकल जाएगा और फिर से दोनों को क्या होगा, डीएनए के स्टैंड का दोनों का पेयरिंग होना शुरू हो जाता है। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर पहला क्या कह रहा है। आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब थ्रू द पॉलीएडाइलेशन सिग्नल कॉजिंग प्रोटीन टू एसोसिएट विद द ट्रांसक्रिप्ट एंड कट इट फ्रॉम द पॉलीमरेज। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि ये पॉलीएडाइलेशन के थ्रू जाकर करता हो और इसको सिग्नल देता हो प्रोटीन को कट करने के लिए। मतलब पॉलीएडाइलेशन का ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेशन में कोई रोल नहीं है। आपको अच्छे तरीके से पता है कि पॉलीएडाइलेशन की प्रोसेस यूकैरियोट्स में होती है, जबकि बात यहाँ पे प्रोकैरियोट्स की कर रहा है। पॉलीएडाइलेशन ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के कंप्लीट हो जाने के बाद का पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस है। दैट्स वाई ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन दे रहा है आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब्ड थ्रू द टर्मिनेटर सीक्वेंस कॉजिंग द पॉलीमरेज टू फॉल ऑफ द डीएनए एंड रिलीज द ट्रांसक्रिप्ट। इस वाले पॉइंट को थोड़ा सर्कल कर लेते हैं, ये रिलेवेंट काफी लग रहा है, बाकी भी देख लेते हैं कि क्यों गलत है। आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब्ड थ्रू अ इंट्रॉन and the SNRNP causes the polymerase to let go to the transcript। ये भी आपको पता है, ये SNRNPs क्या हैं, आपके स्पाइसोसोम बनाने वाले राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन हैं जो कि आपके इंट्रॉन के स्प्लाइसिंग में काम आते हैं। और इंट्रॉन स्प्लाइसिंग कहाँ पे किया जाता है, यूकैरियोट में किया जाता है। ये बात किसकी कर रहा है, प्रोकैरियोट की। तो ऑप्शन नंबर सी भी पूरी तरीके से क्या है, गलत है। वंस ट्रांसक्रिप्शन हैज इनिशिएटेड आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब अंटिल इट रीचेज द एंड ऑफ द क्रोमोसोम। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ट्रांसक्रिप्शन किसी जीन की होती है कंप्लीट, एक जो क्रोमोसोम में कई सारे आपके जीन्स होते हैं और हर जीन का एक अपना यूनिट होता है। प्रमोटर सीक्वेंसेस से लेकर के टर्मिनल सीक्वेंसेस पाए जाते हैं, प्रमोटर, ऑपरेटर एंड स्ट्रक्चरल एंड टर्मिनेटर। तो ये आपके कुछ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती हैं, उन यूनिट में 4-5 सीक्वेंसेस पाए जाते हैं। तो जहाँ कहीं पे यूनिट आपका खत्म हो जाएगा वहीं पर ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाएगी, पूरे क्रोमोसोम के एंड तक जाने की जरूरत नहीं होता है। तो ये लाइन भी आपका क्या है, गलत है। आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब्ड थ्रू अ स्टॉप कोडॉन causing the polymerase to stop advancing through the gene and release the mRNA। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉप कोडॉन का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पे है, ट्रांसलेशन में है। दैट मीन्स एमआरएनए पे पाया जाता है। ट्रांसक्रिप्शन के केसेस में स्टॉप कोडॉन का वर्ड आप यूज नहीं करते हैं, टर्मिनेटर सीक्वेंस की बात आप करते हैं कि जहाँ पे टर्मिनेटर सीक्वेंसेस मिल जाएंगे वहीं पर आकर प्रोटीन का फैक्टर क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा। ये सारे ऑप्शंस गलत क्यों हैं, इनके लिए आपने एविडेंसेस देख लिया। ऑप्शन नंबर बी पर आते हैं जो कि बोल रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या करता है, टर्मिनेशन सीक्वेंसेस के थ्रू जब उस पर वो जहाँ कहीं पे भी ट्रांसलेशन जो सीक्वेंसेस आ जाएंगे वहीं पे क्या होगा, पॉलीमरेज फॉल ऑफ हो जाएगा, मतलब हट जाएगा डीएनए से और डीएनए को रिलीज कर देगा और ट्रांसक्रिप्ट वही क्या करेगा, रिलीज कर देगा। तो आपने यही पढ़ा कि जब आरएनए पॉलीमरेज मूव करता हुआ जा रहा है और आगे अगर उसको टर्मिनेटेड सीक्वेंसेस मिल जाते हैं तो वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस क्या होती है, हॉल्ट हो जाती है। आरएनए पॉलीमरेज क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्ट जो हुआ रखा है आरएनए वो भी रिलीज हो जाएगा और डीएनए दोनों स्टैंड अपना फिर से क्या करेंगे, पेयरिंग कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए क्या है, सही है। बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। ये दो तीन ऑप्शंस तो आपने ऐसे एलिमिनेट कर दिए। जैसे यहाँ पे बोल रहा था पॉलीएडाइलेशन, ये यूकैरियोटिक का प्रोसेस है, आपने पहले देख लिया। एसएनआरएनपी ये आपका इंट्रॉन का स्प्लाइसिंग का प्रोसेस है जो कि यूकैरियोट्स में होता है, ये भी आपने ऑप्शन इस तरीके से गलत कर दिया। तीसरा आपने यहाँ पे देखा कि ये रिचेस एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम्स। एक आपको अच्छी तरीके से पता है, ये डिफरेंसेस में आपको पढ़ाया गया था कि डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में क्या डिफरेंसेस है।
डीएनए रेप्लिकेशन आपने पढ़ा था कि एक बार अगर रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो कंटिन्यूसली पूरा जब तक डीएनए रेप्लिकेट नहीं हो जाएगा पूरा वो चलता रहेगा। ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा आपको नहीं बताया गया कि ये हर एक जीन के बाद हर एक जीन पे क्या होता है स्टार्ट होता है, जहां जीन खत्म होती है वहीं पे क्या होगा स्टॉप भी हो जाएगा। इसके बाद ये वाला ऑप्शन भी आपको आसानी से एलिमिनेट कर देना था, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप कोडान का वर्ड यूज कर रखा है। ट्रांसक्रिप्शन में आपको स्टॉप कोडान का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, ये ट्रांसलेशन के लिए। तो ये 3-4 ऑप्शन आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। बाकी जो आपके पास इंफॉर्मेशन थी उसके बेसिस पे भी आप इस पे लगा सकते थे कि ये वाला स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। ओके, आरएनए पॉलीमरेज मूव इन विच डायरेक्शंस अलोंग द डीएनए। डीएनए पे आरएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन से मूव कर रहा है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। इसमें सबसे ज़्यादा जो ऑप्शंस आपको अट्रैक्ट करेगा और गलतियां जो होंगी आपसे, ऑप्शन नंबर सी वाला मोस्ट ऑफ दी लोगों का दिमाग में आएगा कि पॉलीमरेज तो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शंस में ही काम करता है, इसका मतलब हमारा यही होना चाहिए। कितने लोगों ने लगाया ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम अलोंग द टेम्पलेट डीएनए स्टैंड? सर मैंने लगाया है तो आपका ये सवाल गलत है। देखिए यहाँ पे गलत क्यों है उसको आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से गलती आपको नहीं होना चाहिए। ये मान लीजिए डीएनए का स्टैंड है, और अगर मैं यहाँ पे आपको रीडिंग लिख दूँ 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो इन दोनों डीएनए स्टैंड में से कौन सा डीएनए स्टैंड टेम्पलेट का काम करेगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। 3 प्राइम टू 5 प्राइम। 5 प्राइम मतलब यहाँ पर आपका क्या करेगा, आकर के बाइंड करेगा आरएनए पॉलीमरेज, और जब ये बनाएगा मतलब आगे की तरफ मूव करेगा तो ये वाली जो स्टैंड बनेगी वो क्या बनेगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये पूछ रहा है इस आरएनए पॉलीमरेज के मूवमेंट को, तो आरएनए पॉलीमरेज मूव किस पे कर रहा है? टेम्पलेट डीएनए पे। कौन से डायरेक्शन में? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इसके 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन से मूव करने से जो स्टैंड बनेगी वो बनेगी आपकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो जब बात स्टैंड की सिंथेसिस की आती है तो वहां पे स्टेटमेंट आप देते हैं कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे होता है, इधर डीएनए हो या फिर आरएनए हो। लेकिन अगर बात पॉलीमरेज की आएगी, यही पॉलीमरेज आपका डीएनए होगा तो भी ऑप्शन यही आएगा, आरएनए होगा तो भी ऑप्शन यही आएगा। आरएनए या डीएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट डीएनए के साथ में 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन से मूव करते हैं। उनके उस डायरेक्शन मूव करने से जो स्टैंड बनती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन से बनती है। ये इसको यहाँ पर आप आसानी से पिक्चर के थ्रू क्लियरली देख सकते हैं। ये आपका टेम्पलेट डीएनए स्टैंड है, इसके अलोंग आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये बात सबको समझ में आ गई? सुजाता, अभी आपको समझ में आया कि आपकी गलती कैसे हुई और आपने क्या समझ के गलती कर दिया? सर तो अभी सवाल से इस चीज को हमेशा अपने माइंड में लॉन्ग टाइम तक के लिए स्टोर कर लीजिए कि बात अगर डीएनए या आरएनए की हो रही होगी सिंथेसिस की, तो वहां पे स्टेटमेंट आएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनने का, क्योंकि स्टैंड वो जब भी बनेगा तो 3 का कंप्लीमेंट्री बनेगा। लेकिन अगर बात डीएनए पॉलीमरेज या आरएनए पॉलीमरेज का आ रहा होगा कि टेम्पलेट स्टैंड के साथ में अलॉन्ग विद टेम्पलेट स्टैंड, तो वहां पे आप याद रखिएगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम पे मूवमेंट होगा, तब जाकर के 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे आरएनए या डीएनए की स्टैंड बनेगी। तो एंजाइम के लिए बात होगा तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल के लिए बात होगा तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब बताइए कौशिक, आप कुछ बोल रहे थे? सर यही वाला पूछ रहा था, समझ में आ गया। चलिए ओके, तो बाकी ऑप्शंस पे देखने की जरूरत नहीं है, तो ये सारे ऑप्शंस क्या हैं आपके गलत हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आपको ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। अगला सवाल है, इन यूकैरियोट्स देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, व्हिच टाइप इज इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसक्रिप्शंस ऑफ एमआरएनए फॉर अ ग्लोबुलर प्रोटीन। आपको इसके लिए सीक्वेंस बताया था, रमता, जोगी, बहता, पानी वाला। तो आर के लिए फर्स्ट, एम के लिए सेकेंड और थर्ड के लिए टी। RMT मतलब रमता। अब याद रखिएगा, तो एमआरएनए के लिए पूछ रखा है, इसका मतलब क्या होगा? सेकेंड होगा। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए क्या होगा? सही हो जाएगा। सबके सही है आंसर ये? यस सर। चलिए ओके। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स रिक्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग इन एडिशन टू आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज के साथ साथ यूकैरियोटिक के केस में ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए और किन चीज़ों की जरूरत होती है? आपको अच्छे तरीके से पता है कि आरएनए पॉलीमरेज चाहिए होगा, डीएनए का टेम्पलेट डीएनए स्टैंड चाहिए होगा, इसके साथ साथ में जो इनिशिएशन फैक्टर होते हैं या इनिशिएशन करने के लिए जो डिफरेंट टाइप के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर लगते हैं, उन फैक्टर का असेंबली होना जरूरी होता है।
जब तक सारे फैक्टर असेंबली होकर के प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं आ जाएंगे तब तक ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी। तो आरएनए पॉलीमरेज के साथ साथ में यहाँ पे क्या चाहिए होगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर चाहिए होगा, प्लस टेम्पलेट डीएनए स्टैंड चाहिए होगा, ये सभी आपको चाहिए होंगे, तब जाकर के स्टार्ट होगा। देखिए द प्रोटीन प्रोडक्ट ऑफ द प्रमोटर, नहीं प्रमोटर के प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमको नहीं है। स्टार्ट एंड स्टॉप कोडॉन नहीं है, ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट है। राइबोसोम्स एंड टीआरएनए ये भी ट्रांसलेशन में चाहिए। सेवरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, यस इसकी जरूरत हमें है। अमाइनो एसिड सिंथेसिस ये भी ट्रांसलेशन का। इतना अच्छे से ऑप्शंस आपको ऑड में दे रखा था, बाकी सारे ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर सकते थे। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए क्या है, सही है। एंड होपफुली कि ये सवाल सब लोगों का सही रहा होगा, किसी की गलती नहीं हुई होगी इसमें। Which of the following helps to stabilize mRNA by inhibiting its degradation? इनमें से कौन सा है जो कि mRNA के को स्टेबलाइज करता है, उसके डिग्रेडेशन से बचाने का काम करेगा। तो आपको पढ़ाया गया कि 5 प्राइम पे जो कैपिंग होती है ये भी, और 3 प्राइम पे जो टेलिंग होता है ये भी, ये दोनों ही mRNA को क्या करते हैं, दो चीज़ से बचाते हैं। पहला तो जो भी एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं उनसे बचाने का काम करता है, दूसरा गाइड करने का भी काम करता है। तो उनको स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है और गाइडिंग का भी काम करता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी आपसे क्या, टाटा बॉक्स का कोई रोल है नहीं। स्प्लाइसोसोम ये तो इंट्रॉन स्प्लाइसिंग के लिए काम आता है। स्प्लाइसोसोम का कंपोजिशन वैसे क्या क्या होगा बताइए जरा। स्प्लाइसोसोम केमिकली किस चीज से मिलकर बना होगा, क्या क्या होगा? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनपीज। गुड, तो इसको आप बोल सकते हैं दैट इज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। तो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन में क्या क्या होगा, स्मॉल आरएनए प्लस प्रोटीन फैक्टर्स, और यही SNRNPs, इनको आप शॉर्ट में बोलते हैं SNRNPs, स्नप बोलते हैं। कई सारे SNRNPs ऐसे मिल करके असेंबल होकर क्या बनाते हैं, स्प्लाइसोसोम बनाते हैं। और ये स्प्लाइसोसोम में आरएनए जो स्टैंड हो, मतलब आरएनए जो पार्ट होता है, वो आरएनए पार्ट क्या करता है, इंट्रॉन के स्प्लाइसिंग में काम करता है। तो इंट्रॉन स्प्लाइसिंग में काम आने वाला जो कॉम्प्लेक्स है स्प्लाइसोसोम है। स्प्लाइसोसोम केमिकली एक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है जो कि SNRNA और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। कई सारे SNRNPs, मतलब इसका शॉर्ट SNRNA और प्रोटीन को शॉर्ट में SNRNPs बोला जाता है, स्नप बोलते हैं। मल्टीपल या कई सारे SNRNPs आपस में मिल करके असेंबल होकर के स्प्लाइसोसोम का फॉर्मेशन करते हैं, और ये स्प्लाइसोसोम इंट्रॉन के स्प्लाइसिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। सवाल आपसे पूछ दिया जाता है कि SNRNPs का कौन सा पार्ट या कौन सा कंपोनेंट इंट्रॉन के स्प्लाइसिंग में हेल्प करता है, DNA का पार्ट या RNA का पार्ट। तो आप याद रखिएगा RNA कंपोनेंट जो होता है वो इंट्रॉन स्प्लाइसिंग में क्या करेगा, हेल्प करेगा। हालांकि अभी यहाँ पे सवाल ये पूछा नहीं गया, सवाल हमारा ये था कि mRNA को डिग्रेडेशन से बचाने के लिए क्या काम करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आप देखिए, 5 प्राइम पे कैप एंड टेल, ये दोनों चीजें इसको क्या करेंगी, बचाने का काम करता है। वंस ट्रांसक्राइब्ड यूकैरियोटिक mRNA टिपिकली अंडरगोज सब्सटेंशियल अल्टरेशंस दैट इंक्लूड्स। एक बार अगर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई तो यूकैरियोटिक mRNA किसी कुछ प्रोसेसेस में होकर के जाता है, जिसको कि आप RNA प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं। RNA प्रोसेसिंग को एक और भी नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें आपने क्या क्या पढ़ा, आपने पढ़ा पहला दैट इज कैपिंग और टेलिंग एंड इंट्रॉन स्प्लाइसिंग। देखिए इसमें से कुछ दे रखा है, यूनियन विद राइबोसोम्स नहीं, गलत है। फ्यूजन इनटू सर्कुलर फॉर्म ऑफ नहीं, गलत है। लिंकेज टू हिस्टोन ये भी गलत है। ये ऑप्शन नंबर डी देखिए, एक्सचेंज ऑफ इंट्रॉन को निकालने की प्रोसेस होती है जब आपका एक बार यूकैरियोटिक mRNA बन जाता है उसके बाद का। ये ऑप्शन ई भी क्या है आपके, गलत। ऑप्शन नंबर सी आपको बता रहा है। वैसे इस सवाल के लिए और भी टिपिकल आंसर आपके बन सकते हैं, लाइक कैपिंग, टेलिंग और इंट्रॉन स्प्लाइसिंग, या इनका ऑर्डर भी आपको दे सकता है। तो इस तरीके से भी आप अपने आप को इक्विप्ड किए रहिए। अगर सवाल थोड़ा टिपिकल करेगा कि RNA प्रोसेसिंग का जो सीक्वेंस है वो क्या होता है, RNA प्रोसेसिंग में कौन कौन चीज़ें होती हैं। कैपिंग से भी खूब सवाल आता है, पूछा जाता है कि कैपिंग जो होती है उनमें लिंकेज क्या पाया जाता है। 7-मेथाइल गुआनोसिन में जो केमिकल है उनमें लिंकेज क्या होती है, बताइए क्या 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 लिंकेज होता है वैसे। 5 प्राइम 5 प्राइम। गुड,
5 प्राइम 5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का लिंकेज होता है, ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। 7 मेथाइल गुआनोसिन का भी केमिकल पूछा जाता है कि 5 प्राइम पे जो कैपिंग होती है वो कौन सा केमिकल होता है, राइट। टेलिंग के लिए पूछा जाता है। तो इन सबको भी अच्छे तरीके से आप याद रखिए और उस तरीके से भी सवाल अगर बनेगा तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अ म्यूटेशन इन विच द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ जीन इज लाइकली टू बी द मोस्ट डैमेजिंग टू द सेल। इनमें से कौन से रीजन में म्यूटेशन हो कि सबसे ज्यादा खतरनाक हो, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 5 प्राइम और 3 प्राइम यूटीआर का मतलब हो जाता है अनट्रांसलेटेड रीजन। तो जब जिनका ट्रांसलेशन ही नहीं होना है, मतलब इनके लिए कोई कोडिंग सीक्वेंसेस नहीं है, राइट, तो उनमें म्यूटेशन होने से कोई फायदा तो है नहीं, डेंजरस तो ये होंगे नहीं। अगर म्यूटेशन होगा तो पॉसिबली हो सकता है कि वो कोडॉन में ही चेंज हो जाए। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, डैमेजिंग के लिए हो रही है। तो इन दोनों में अगर म्यूटेशन होगा तो कोई डैमेज तो होगा नहीं, तो ऑप्शन सी और डी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए हैं। ऑल वुड बी इक्वली डैमेजिंग, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए। 3 ऑप्शन तो आपके निकल गए। बचा क्या, एक्सॉन एंड इंट्रॉन। क्या इंट्रॉन में म्यूटेशंस करने से कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं। एक्सॉन ही है जो कि कोडिंग सीक्वेंसेस है। कोडिंग सीक्वेंसेस में अगर कोई म्यूटेशंस हो जाता है तो ये मे भी लीथल हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। और कोई फंक्शनल प्रोटीन जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इसेंशियल थी, उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाएगा, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे लाइक एज एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं हम लोग हीमोग्लोबिन के लिए सिकल सेल एनीमिया एक एग्जांपल है। हीमोग्लोबिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ब्लड को कैरी करने के लिए। अगर एक सिंपल सा म्यूटेशन हो जाए उसके कोडॉन में, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो जो सिकल सेल एनीमिया से सफ़र करने वाले पर्सन्स होते हैं, उनकी बॉडी में मतलब ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना मतलब उतना एफिशिएंट नहीं होता है, और वो सफोकेट बहुत जल्दी करना शुरू कर देते हैं। जैसे नॉर्मली अगर हम लोग चल रहे हैं हमें दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन उनकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी प्रॉपर नहीं हो पाती, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी सेल्स का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सिकल जैसा हो जाता है। तो ऐसे पूरा नॉर्मली इस तरीके से होता है, और उनके केस में कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये एरिया कम हो जाने की वजह से आरबीसी जो सेल्स होती है वो हीमोग्लोबिन को कम कैरी करती है। तो हीमोग्लोबिन का परसेंट नंबर ही कम अगर, ग्लूटामिक एसिड का वैलीन में होता है ना, हाँ ग्लूटामिक एसिड वैलीन में। हाँ GUT का VAL में हो जाता है, और यहाँ पे सिर्फ एक बेस है, दैट इज एडनिन का यू में कन्वर्जन हो जाता है। मतलब इससे पॉइंट म्यूटेशन का ये एग्जांपल है। हीमोग्लोबिन के जो मतलब जो चेन होती है, उस चेन में आपका ग्लूटामिक एसिड से कन्वर्जन वैलिन में हो जाएगा, ए का यू में कन्वर्जन हो जाता है, जिसकी वजह से ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाता है। और इसके वजह से उस पर्सन में जिसको सिकल सेल एनीमिया हो रखा होता है, ऑक्सीजन की का सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन इफिशिएंटली नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वो हमेशा सफोकेट करता रहता है। तो उनकी जो मतलब जितना रिक्वायर्ड ऑक्सीजन होती है, उस ऑक्सीजन की सप्लाई उतना प्रॉपरली नहीं हो पाती है, तो सफ़र करना शुरू कर देता है। तो यही सवाल यहाँ पे पूछा गया था कि किस रीजन में म्यूटेशंस किया जाए कि सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो ऑप्शन इज कोडॉन रीजन मीन्स एक्सॉन में। इन तीनों में करने से कुछ होगा नहीं। इंट्रॉन जो कि आपका नॉन कोडिंग है, तो अगर आप वहाँ म्यूटेशंस कर भी देंगे तो पॉसिबली वो फायदा ही करेगा, नुकसान करने की बात नहीं होगी। तो नुकसान की बात किया जा रहा था तो एक्सॉन कोडॉन में, जो कि कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। अगला क्वेश्चन सबसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर ट्रू फॉर SNRNPs। इसी के बारे में भी हम लोग बात कर रहे थे। इसको आप स्नप के नाम से जानते हैं, जिसमें कि 2 कंपोनेंट है, एक SNRNA मतलब RNA है, और दूसरा क्या है, प्रोटीन कंपोनेंट है। तो क्या है ये करता क्या है, इंट्रॉन की स्प्लाइसिंग करता है। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है। देखिए क्या बोल रहा है, दे आर मेड अप ऑफ द बोथ DNA एंड RNA। नहीं, DNA इसमें नहीं होता है, इसमें प्रोटीन होती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, गलत हो जाएगा। दे बाइंड टू स्प्लाइस साइट एट ईच ऑफ एंड ऑफ द एग्जाम। क्या ये स्प्लाइस जो साइट होती है वहाँ पे ईच एंड पे बाइंड करते हैं? नहीं, ईच एंड पे एकदम बिल्कुल नहीं बाइंड करते हैं। ये बेस स्पेसिफिक होते हैं, जहाँ पे वो बेस मिलेगा वहाँ पे जगह बाइंड करेंगे। दे ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्प्लाइसोसोम। अभी इसके बारे में बता ही रहा था, ये ऑप्शंस में भी आपको आ गया यहाँ पे। ये स्टेटमेंट क्या है आपका, सही है। दे एक्ट ओनली इन द साइटोसॉल, ऐसा कुछ भी नहीं है। दे अटैच इंट्रॉन टू द दे अटैच इंट्रॉन्स टू एक्सॉन इन द करेक्ट ऑर्डर। नहीं, इनका काम ही नहीं, ये सिर्फ स्प्लाइस करेंगे, लाइगेट करने का काम दूसरा करेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या होगा, सही हो जाएगा। ड्यूरिंग स्प्लाइसिंग विच मॉलिक्यूलर कंपोनेंट ऑफ द स्प्लाइसोसोम कैटालाइज द एक्सीजन ऑफ रिएक्शन। इसमें का RNA मॉलिक्यूल क्या होगा, काम करेगा स्प्लाइसिंग का। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका सही हो जाएगा। ये होता नहीं है, ये होता नहीं है, ये होता नहीं, सिर्फ ये दोनों होते हैं। तो ये आपको स्ट्रक्चरल में हेल्प करता है, ये आपको क्या है, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज को करता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा।
Each eukaryotic mRNA even after post transcriptional modifications includes 5 prime and 3 prime UTR. Which are these? क्या होते हैं ये? तो आपको बताया गया कि जो 5 प्राइम पे होंगे उसको आप लेटर बोलते हैं और 3 प्राइम को क्या बोलते हैं? हाँ जी, ट्रेलर सर, हाँ, ट्रेलर वेरी गुड, ट्रेलर। टेलर। तो पूछ रहा है कि ये होते क्या है, तो यूटीआर का मतलब क्या है? अनट्रांसलेटेड रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, द कैप एंड द टेल एट ईच एंड ऑफ द एमआरएनए, नहीं, द अनट्रांसलेटेड रीजन एट ईदर एंड ऑफ द कोडिंग सीक्वेंसेस, गुड। द यू अटैच साइड ऑफ द टीआरएनए, नहीं, द यू ट्रांसलेटेड साइड ऑफ द, नहीं। ऑप्शन नंबर 20 के लिए क्या है सही है? दैट इज अनट्रांसलेटेड रीजन एट इधर एंड ऑफ द कोडिंग सीक्वेंसेस। कोडिंग सीक्वेंसेस के या तो 5 प्राइम पे या तो 3 प्राइम पे, कहीं पे भी ये यूटीआर आपका मिल सकता है। 5 प्राइम पे होगा तो उसको लेटर सीक्वेंसेस बोलते हैं और 3 प्राइम पे होगा तो उसको टेलर सीक्वेंसेस के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिए। तो यूटीआर का मतलब अनट्रांसलेटेड रीजन, किसका? एमआरएनए का। In an experimental situation, a student researchers inserts an mRNA molecule into a eukaryotic cells after he has removed its 5 prime cap and poly A tail. Which of the following would you expect him to find? सवाल आपको थोड़ा सा बना के दे दिया गया। पूछ रहा है कि कोई एक रिसर्चर स्टूडेंट है, पीएचडी करने वाला, और वो एक्सपेरिमेंट लगा रहा है। उस एक्सपेरिमेंट की सिचुएशंस में क्या कर रहा है कि एक एमआरएनए के मॉलिक्यूल को इंसर्ट कर दे रहा है इनटू अ यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में एमआरएनए मॉलिक्यूल को क्या किया है? इंसर्ट किया है। आफ्टर ही हैज रिमूव्ड, मतलब कि जो एमआरएनए था उसमें से 5 प्राइम और 3 प्राइम के टेल को और कैप को क्या कर दिया है? रिमूव कर दिया है। ऐसा करने के बाद जो वो एमआरएनए को इंट्रोड्यूस किया हुआ है, इंसर्ट किया हुआ है यूकैरियोटिक सेल्स में, उससे क्या पाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सपेक्ट हिम टू फाइंड? उससे क्या मिलेगा, ऐसा आपको क्या समझ में आता है? देखिए, द एमआरएनए कुड नॉट एग्जिस्ट द न्यूक्लियस टू बी ट्रांसलेटेड, the cells recognize the absence of the tail and polyannihilated the mRNA. The molecule is digested by the restriction enzyme in the nucleus. The molecule is digested by the exonuclease since it is no longer protected at the 5 prime end. The molecule is attached to a ribosome and translated but more slowly. ऑप्शंस में जो आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं वो थोड़े से, हो सकता है कि इन चीज़ों के बारे में क्लासेस में डिस्कस नहीं किया गया होगा, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सवाल का जो प्रॉब्लम है, मतलब जो स्टेटमेंट है, ये समझ में अच्छे तरीके से आ गया कि कोई एक यूकैरियोटिक सेल्स है, सेल्स का ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे एमआरएनए को क्या कर दिया गया है? डाल दिया गया है। इस एमआरएनए में 5 प्राइम का कैप ही नहीं है, 3 प्राइम का टेल ही नहीं है। तो अगर इस एमआरएनए को डालेंगे तो इस साइटोप्लाज्म में जो भी कोई, मतलब कैपिंग क्यों की जाती है? कैपिंग का प्रोसेस कहाँ, मतलब क्यों किया जाता है? क्योंकि जब भी उस न्यूक्लियस से, जब भी उस एमआरएनए को साइटोप्लाज्म में आना होता है, इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस वगैरह, और जो कि उसको क्या करते हैं? डिग्रेड कर देते हैं। तो उस एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से बचाने के लिए कैपिंग की प्रोसेस की जाती है। तो जब अगर वो कैपिंग नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप इसको डालेंगे तो क्या होगा? साइटोप्लाज्म में जो भी ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होंगे वो सब क्या करेंगे? इसको डिग्रेड करना शुरू कर देंगे, मतलब ऐसे कट करना शुरू कर देंगे, जिससे कि वो क्या होगा? बहुत देर तक स्टेबल, मतलब बहुत देर तक वहाँ पे रह नहीं पाएगा, खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए, यही लाइन बोल रहा है आपका, द मॉलिक्यूल इज डाइजेस्टेड बाई एक्सोन्यूक्लियेज सिंस इट इज नो लॉन्गर प्रोटेक्टेड एट द 5 प्राइम एंड। ऑप्शन नंबर सी भी देखिए, हो सकता है आपको अट्रैक्ट किया हो कि यहाँ पे भी हो रहा है, द मॉलिक्यूल इज डाइजेस्टेड बाय द रिसेक्शन एंजाइम इन द न्यूक्लियस। ये एमआरएनए जो आप यहाँ पे डालेंगे वो न्यूक्लियस में डायरेक्टली नहीं जाएगा, आपने उसको इंसर्ट किया हुआ है तो वो साइटोप्लाज्म में है। न्यूक्लियस की बात तो किया नहीं पूरे सवाल में यहाँ पे। और इनिशियली जब भी आप किसी चीज़ को डालते हैं तो पहले साइटोप्लाज्म जाता है, न्यूक्लियस में डालने के लिए स्पेसिफिक टेक्निक लगानी पड़ती है। ऐसा पूरे क्वेश्चंस में कहीं पे भी एम्फसाइज नहीं किया गया है कि वो न्यूक्लियस में डाला गया। तो ऑप्शन नंबर सी अगर थोड़ा जो अटैक कर रहा था आपके किसी को भी, तो गलती इसलिए हो जाएगी कि यहाँ पे बात न्यूक्लियस की दे दिया गया, मतलब वो स्पेसिफिक रीजन है, जबकि पूरे सवाल में ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि वो एमआरएनए इंट्रोड्यूस न्यूक्लियस में कर रहा है, वो सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो नॉर्मली अगर सेल में डालेगा तो पहले साइटोप्लाज्म आएगा, तब इसके बाद न्यूक्लियस आएगा। तो साइटोप्लाज्म में क्या होगा? एक्सोन्यूक्लियस, न कि ये। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही हो जाएगा। बाकी ये ऑप्शंस आपको ऐसे दे रखे हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया?
यस सर। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। A particular triplet of bases in the coding sequences of DNA is triple A. The anticodon on the tRNA that bind the mRNA codon is। मतलब पूछ रहा है कि कोई ट्रिपलेट बेस है कोडिंग सीक्वेंसेस पे, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों स्टैंड में से कोडिंग कौन होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और आप लोग बताएंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इससे आपका बनेगा दैट इज एमआरएनए, और इस एमआरएनए का सीक्वेंस क्या होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और इस एमआरएनए का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो क्या होगा दैट इज टीआरएनए, और टीआरएनए को आप बोलते हैं एंटीकोडॉन। पूछ रहा है एंटीकोड मतलब दिया है आपको डीएनए के कोडिंग सीक्वेंसेस का बेस, और पूछ रहा है किसका आपका टीआरएनए का। तो टीआरएनए कॉम्प्लीमेंट्री किसका होता है एमआरएनए का होता है। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि इन दोनों स्टैंड में से कोडिंग सीक्वेंसेस डीएनए का कौन सा होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ऊपर वाली 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ऊपर वाली। गुड। यहाँ पे आपका क्या करेगा डीएनए पॉलीमरेज सॉरी आरएनए पॉलीमरेज आएगा, और आरएनए पॉलीमरेज से क्या बनेगा आरएनए बन जाएगा। तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली जो होगी वो क्या होगी नॉन कोडिंग होगी। टेम्पलेट डीएनए होगा बट नॉन कोडिंग होगा। तो कोडिंग सीक्वेंसेस ये दे रखा है। अब आते हैं पॉइंट पे, कोडिंग सीक्वेंसेस ट्रिपल ए दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे जो आएगा क्या आएगा ट्रिपल यू आएगा। आएगा कोडिंग सीक्वेंसेस पे अगर ट्रिपल ए दे रखा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट स्टैंड पे क्या आएगा ट्रिपल ए यू आएगा। बोलिए भाई। सर इसे हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, कोडिंग सीक्वेंस जो रहेगा वही तो आरएनए का सीक्वेंस रहेगा ना। बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन उसको आप समझ लीजिए कि ऐसा गलती क्यों ना हो। अगर ये कोडिंग सीक्वेंसेस ट्रिपल ए दे रखा है तो टेम्पलेट डीएनए स्टैंड का सीक्वेंस क्या होगा ट्रिपल यू होगा। मतलब सॉरी यहाँ पे यू नहीं टी होगा, मतलब अभी ये डीएनए है तो टी होना चाहिए यहाँ पे। एक मिनट, हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। अब इस टी का जो कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे बनेगा ये सब क्या होंगे, हाँ जी टी से मीन्स थाइमिन से ए बाइंड करता है, तो यहाँ पे क्या होगा ए होगा। यस सर। अब इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो होगा टीआरएनए, मतलब जो टीआरएनए होगा वो यहाँ आकर के आपसे बाइंड करेगा, ये एंटीकोडॉन होगा। तो एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री टीआरएनए, टीआरएनए फिर से क्या हो जाएगा ट्रिपल यू हो जाएगा। होगा यस सर। तो ऑप्शन नंबर क्या सही है, ऑप्शन नंबर सी। मतलब आपको यहाँ का दे रखा था यू, मतलब कि ट्रिपल ए कोडॉन सीक्वेंसेस पे, चाहे तो आप डायरेक्टली इसको लगाते हो क्योंकि आपको अच्छा तरीके से पता है कि जो इसका सीक्वेंस होता है वही सीक्वेंस आपके एमआरएनए का होता है। तो जो यहाँ सीक्वेंस है वही एमआरएनए को हो जाएगा, तो एमआरएनए का उल्टा क्या होगा टीआरएनए होगा। तो ए आपको दे रखा है तो ए का उल्टा क्या होगा दैट इज यू, यू एंड यू। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही हो जाएगा। आप ऐसे भी लगा सकते थे बट आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया गया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। वैसे आप लॉजिकली ये जानते रहिए कि जो भी एमआरएनए का सीक्वेंस होता है वही सेम सीक्वेंस आपके डीएनए के कोडिंग सीक्वेंसेस मतलब नॉन टेम्पलेट वाले स्टैंड पे क्या होती है पाई जाती है। तो आपको अगर एमआरएनए का सीक्वेंस पता है इसका मतलब आप डायरेक्टली डीएनए के दूसरे वाले स्टैंड के बारे में भी जानते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। Accuracy in the translations of mRNA into the primary structure of the polypeptide depends on specificity in the। पूछ रहा है कि जो ट्रांसलेशंस की एक्यूरेसी है कि मतलब सही कितना होगा कितना कैसे होगा एमआरएनए का, कि जो प्राइमरी प्रोटीन बनाती है स्ट्रक्चर का वो किस पे डिपेंड करेगा, किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि जो ट्रांसलेशंस की प्रोसेस हो रही है एमआरएनए पे, इस एमआरएनए के ईयूजी सीक्वेंसेस का कॉम्प्लीमेंट्री टीआरएनए के पास है, और इस टीआरएनए पे जो अमीनो एसिड्स आते हैं वही स्पेसिफाई करता है, मतलब कि रोल इसमें किसका है टीआरएनए का। करेक्ट टीआरएनए पे करेक्ट अमीनो एसिड्स आए, इसी बात पे डिपेंडेंसी होती है किसकी प्रोटीन के संदेश होने की। अगर यहाँ पे जो टीआरएनए है अगर वो गलत अमीनो एसिड को लेकर कैरी कर लेगा तो यहाँ पे प्रोटीन्स क्या होंगी गलत बन जाएंगी। तो अमीनो एसिड्स का टीआरएनए पे ट्रांसफर होना और उस टीआरएनए का आपका कॉम्प्लीमेंट्री इसका होना, ये उसकी एक्यूरेसी को क्या करता है बताता है। तो पहला जो स्टेप है ट्रांसलेशन की प्रोसेस का वो है एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए, मतलब टीआरएनए से सही अमीनो एसिड्स का अटैच होना, तो वहीं पे सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर टीआरएनए पे आने वाला जो अमीनो एसिड्स है अगर वही गलत हो जाएगा
तो आगे जितने भी प्रोसेस होंगे वो सब क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। तो हाईएस्ट जो एक्यूरेसी वाला पॉइंट है वो यही है कि टीआरएनए से करेक्ट आपका अमीनो एसिड्स का अटैच होना। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम्स टू द एमआरएनए, नहीं, ये अलग प्रोसेस है। सर ये अमीनो एसिड तो टीआरएनए से पहले से ही बाइंड हो जाते हैं ना फर्स्ट स्टेप में? नहीं, जैसे ट्रांसलेशंस की प्रोसेस में आपने पढ़ा कि इनिशिएशन होने से पहले पहले टीआरएनए से क्या करेगा, जैसे टीआरएनए है और अमीनो एसिड्स है, तो पहले अमीनो एसिड्स क्या होंगे, टीआरएनए पे जाएंगे, ठीक है। अब हाँ इसको मतलब फर्स्ट स्टेप में यही बाइंड होंगे ना टीआरएनए से अमीनो एसिड, फर्स्ट फिर उसके स्टेप में बाद यही बाइंड होगा। अब इसको आप बोलते हैं चार्ज या एक्टिवेटेड टीआरएनए। अब ये जो टीआरएनए है इसका जो यहाँ पे एंटी कोडॉन होता है, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे अमीनो एसिड्स आते हैं। अब ये टीआरएनए अपना आकर क्या करेगा, इस कोडॉन वाले पे क्या करेगा, बाइंडिंग करेगा। तो इस टीआरएनए पे करेक्ट अमीनो एसिड्स का अटैच होना ही ट्रांसलेशंस की एक्यूरेसी को क्या करता है, बताता है। सर ये बॉन्डिंग ऑफ द एंटी कोडॉन टू द कोडॉन ये सही नहीं है सर, ये भी मैटर नहीं करता कोई? देखिए इसको गलत कैसे आप करेंगे, इसको समझिए। मान लीजिए कि ये जो एंटी कोडॉन और कोडॉन है इनकी पेयरिंग, सपोज कीजिए यहाँ पे AUG सीक्वेंस था आपका कहाँ पे, दैट इज कोडॉन पे, कॉम्प्लीमेंट्री इनका बन गया मान लीजिए UC&G, ये टीआरएनए पे बन गया, ठीक है। ये पेयरिंग तो हो गई, लेकिन ये जो टीआरएनए है यहाँ पे, इसको जिस बेस को कैरी, मतलब जिस अमीनो एसिड को कैरी करना था उसके बजाय किसी दूसरे को कैरी कर लिया हुआ है, तो इनकी पेयरिंग होने से भी क्या फर्क पड़ता है। और आपने पढ़ा वोबल हाइपोथेसिस, वोबल हाइपोथेसिस में आपको पढ़ाया गया क्या कि ये वाली जो पोजीशंस होती है यहाँ पे एक्यूरेसी देखने को नहीं मिलती है, मतलब वहाँ पे फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, हमेशा पेयरिंग वाटसन क्रिक के अकॉर्डिंगली नहीं होती है। तो इसका मतलब इनका ये पेयरिंग होना ट्रांसलेशंस की एक्यूरेसी को नहीं बताता है। एक्यूरेसी कौन बताएगा, ये वाला बताएगा। वोबल हाइपोथेसिस आपको क्या पढ़ाया गया, यही ना पढ़ाया गया कि जो टीआरएनए और एमआरएनए का जो कोडिंग और नॉन कोडिंग का जो एंटी कोडिंग का जो पार्ट है उसके थर्ड प्राइम पे या थर्ड बेसिस पे फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। आपका अमीनो एसिड्स यहाँ पे यही होगा, लेकिन यहाँ पे बेसिस आपके अलग अलग हो जाते हैं। तो डिपेंड कौन किया, इस पे किया ना। अगर इस पे डिपेंड करता है तो इसके चेंज होने से ये भी चेंज हो जाता है, लेकिन ये कांस्टेंट है, ये आपका चेंज हो रहा है। ल्यूसिन के लिए 6 डिफरेंट टाइप के बेसिस हैं, लेकिन ल्यूसिन आपका करेक्ट वही है। बात समझ आ रही है। तो बॉन्डिंग ऑफ अ कोडॉन एंटी कोडॉन ट्रांसलेशन की एक्यूरेसी को नहीं बताता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ टीआरएनए सिर्फ एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। अगर वहां गलती हो गई तो इसका मतलब ट्रांसलेशन की प्रोसेस क्या होगा, गलत हो जाएगा। ओके सर। क्लियर है। सर दोनों तो होता है, बोथ सी एंड डी दोनों भी कर सकते हैं? बोथ C&D, देखिए आपको लग रहा होगा कि ऑप्शन में दे रखा है इसलिए हम इसको लगा देते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता तो रहा हूँ कि एंटी कोडॉन और कोडॉन का जो पेयरिंग है ये कहाँ से एक्यूरेट है। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी तो देखने को आपको मिल रही है ना। मतलब जैसे सपोज कीजिए सेरीन है, सेरीन के लिए नंबर ऑफ टीआरएनए कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। आपने ये पढ़ा कि इसके लिए 6 कोडॉन है, मतलब 6 अलग अलग ट्रिपलेट कोडॉन मिलकर के सेरीन को बनाते हैं। तो ट्रिपलेट कोडॉन का मतलब क्या हुआ, यही यही वेरिएशन कर रहा है ना। मतलब सर बबल हाइपोथेसिस इस ऑप्शन सी के अगेंस्ट है। हाँ, मतलब वोबल हाइपोथेसिस आपको यही बताता है कि जो कोडॉन और एंटी कोडॉन की जो पेयरिंग है वो एकदम 100% एक्यूरेट नहीं है, वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है। और यही कारण है कि आपके पास 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स के लिए 64 क्या हैं, कोडॉन हैं। उनको मैनेज करने के लिए वोबल हाइपोथेसिस ही बताई जाती है। अगर कोडॉन और एंटी कोडॉन का बॉन्डिंग एकदम एक्यूरेट होता, स्पेसिफिक होता, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कोडॉन से एक ही अमीनो एसिड बनते आपके। तब ये कॉन्सेप्ट नहीं आता कि हाँ किसी अमीनो एसिड के लिए 4 कोडॉन पाए जाते हैं, किसी अमीनो एसिड के लिए 3 कोडॉन पाए जाते हैं, किसी के लिए 6 पाए जाते हैं, फिर ये लोचा ही नहीं होता। बात समझ रहे हैं। यस सर। चलिए ओके, पेपर बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा क्या अभी 20 क्वेश्चन से पहुंचे हुए हैं। ओके, 2-4 क्वेश्चन मैं और सॉल्व करा दे रहा हूँ, बाकी फिर आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, फिर कल की क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देयर आर 61 mRNA codon that is specify an amino acids but only 45 tRNA. This is best explained by the fact that, चलिए सवाल आपसे पूछ दिया गया कि 61 डिफरेंट टाइप्स के mRNA कोडॉन है। 45 टीआरएनए तो नहीं लिखवाया था आपने, शायद 34 लिखवाया था। 34
हाँ मतलब 45 नहीं था, इतना मुझे याद है। वहां पे एक लाइन लिखा होगा, याद रखिएगा, मिनिमम। जहां पे ये नंबर मैंने दिया है अच्छा उसके आगे लिखा होगा मिनिमम नंबर ऑफ टीआरएनए रिक्वायर्ड, मतलब इससे कम से काम नहीं चलेगा। ये आपको मैक्सिमम और टोटल दे रखा है, दोनों में फर्क है सुजाता। आप पी ओके सर आप ओके। पीडीएफ बी है ना देखिएगा, सर? जो पीडीएफ आपको मिला है उसमें ये लाइन लिखा होगा कि मिनिमम टीआरएनए फॉर अ सेल और फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये आपको लिखा होगा, मिनिमम वर्ड वहां जरूर लगा होगा। आपको ये स्टेटमेंट नहीं दिया गया होगा कि टोटल नंबर ऑफ या पॉसिबल नंबर ऑफ टीआरएनए ऐसा लिखा नहीं होगा, मिनिमम नंबर लिखा, मतलब इससे कम टीआरएनए अगर होगा तो सेल्स का काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब ये सवाल आप लोगों ने समझ लिया कि 61 एमआरएनए ट्रिपलेट कोडॉन होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ 45 टीआरएनए ही है। इसके लिए बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है बताइए। सम टीआरएनए हैव एंटी कोडॉन दैट रिकॉग्नाइज 4 और मोर डिफरेंट कोडॉन्स। क्या 4 या डिफरेंट कोडॉन्स कोड करते हैं। द रूल्स फॉर द बेस पेयरिंग बिटवीन द थर्ड बेस ऑफ अ कोडॉन एंड ए टीआरएनए आर फ्लेक्सिबल। Many codons are never used, so the tRNA that recognize them are dispensable. The DNA codes for all 61 tRNA, but some are then destroyed. Competitive exclusion forces some tRNAs to be destroyed by nucleases. बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको ज्यादा कैची लग रहा है और कौन सा ज्यादा आपको एक्यूरेट लग रहा है, अभी आप ही लोग बताएंगे। सर बी। ऑप्शन नंबर बी वैसी की ही बात कर रहा है जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, दैट इज कॉल्ड वोबल हाइपोथेसिस। ये लाइन आपको इनडायरेक्टली वोबल हाइपोथेसिस के बारे में ये बता रहा है कि द रूल्स फॉर बेस पेयरिंग बिटवीन द थर्ड बेस ऑफ द कोडॉन एंड ए टीआरएनए आर फ्लेक्सिबल। कोडॉन और एंटी कोडॉन का जो पेयरिंग हो रही है लास्ट बेस वाला, वो एक्यूरेट नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है। इसकी वजह से टीआरएनए अगर कम ही रहेगा तो भी आपके एमआरएनए का काम उतना कर जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 के लिए क्या है, सही है। Which is the most abundant type of RNA? राइबोसोमल सर। mRNA, tRNA, rRNA, तो इसके लिए क्या है, आरआरएनए। इसके लिए एक ऑर्डर उसको आप बना लीजिएगा। इसको वैसे पढ़ने के लिए आसानी के लिए मटर में बोलता हूँ, MTR, ये ऑर्डर है। M सबसे लोएस्ट कंसंट्रेशन में होगा, फिर T होगा, फिर R होगा। मतलब अगर आप इसको बनाएंगे तो rRNA सबसे हाईएस्ट, देन इसके बाद tRNA, देन इसके बाद mRNA। दिमाग ही चल रहा होगा ना कि mRNA कैसे कम हो गया tRNA से। ये जो कंसंट्रेशन होता है mRNA का, मतलब कि किसी भी टाइम पे अगर आप देखेंगे तो सारे mRNA क्या होते हैं आपके एक्सप्रेस नहीं होते हैं, टाइम स्पेसिफिक होते हैं। तो ये जो कंसंट्रेशन आपको दिया जाता है वो नॉर्मल टाइम पे, स्टेबल टाइम पे देखा जाता है। तो rRNA सबसे ज़्यादा है, फिर tRNA है, फिर mRNA है। mRNA का संख्या ज़्यादा है, लेकिन किसी एक टाइम पे सारे जीन्स आपके एक्सप्रेस आउट नहीं होते हैं, बनते हैं। और ये rRNA की लाइफ स्पैन बहुत छोटी होती है, बहुत ही कम। ये जो आपको ऑर्डर है ये इनके कॉन्सेंट्रेशन का भी है और इनके लाइफ स्पैन का भी है। mRNA की लाइफ स्पैन सबसे कम होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट विच इज द फर्स्ट इवेंट इन ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट। ट्रांसलेशंस के लिए सबसे पहला इवेंट क्या है यूकैरियोट्स में, ये आपको बताना है। एलोंगेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड, बेस पेयरिंग ऑफ द एक्टिवेटेड मेथियोनिन tRNA टू AUG ऑफ द मैसेंजर RNA, the large ribosomal subunit bind to the smaller subunit ribosomes, covalent bonding between the first two amino acids, the small subunit of a ribosome recognized and attached to the 5 prime cap of the mRNA। ऑप्शन नंबर ई। मतलब कि जो mRNA है उस mRNA पे आपका सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, राइबोसोम्स की जो यूनिट होगी उसके अंदर जो आरएनए होगा ये साइल ऑर्गेनो सीक्वेंसेस क्या करेगा, जाकर के बाइंड करता है। ये 5 प्राइम कैपिंग से स्टार्ट करेगा, जहां कहीं पे भी साइल ऑर्गेनो सीक्वेंसेस मिलेंगे वहां पर आकर क्या करता है, ये बाइंड कर जाता है। 30S राइबोसोम। यूकैरियोट में चाइल्ड डालकर का सीक्वेंस नहीं होता, यूकैरियोट का पूछता है। अच्छा ओके सॉरी, बट वर्ड वो यूज मत कीजिए साइल ऑर्गेनो का, लेकिन काम वही होता है कि जो
यहाँ पे 30 नहीं होगा, 40S जो राइबोसोम्स होगा, ये राइबोसोम जा करके 5 प्राइम कैपिंग को क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, यहाँ पे बाइंड करेगा, तब जा करके ट्रांसलेशन की प्रोसेस क्या होगी, स्टार्ट होगी। ये अगर प्रोकैरियोट दिया होता तो आप वो वाले कॉन्सेप्ट लगा सकते थे जो मैं आपको बोल रहा था। यहाँ पे यूकैरियोट दे रखा है तो ये 30S नहीं होगा, ये 40S की बात होगी। तो ऑप्शन नंबर ई क्या होगा इसके लिए, सही हो जाएगा। ओके, 24 नंबर क्वेश्चन से हम लोग पहुंचे, मतलब 50% भी पेपर सॉल्व हुआ नहीं है। चूज द आंसर्स दैट हैज द दिस इवेंट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस इन द प्रॉपर सीक्वेंसेस। ये वाले क्वेश्चंस का ऑप्शंस उसमें गलत फिट हो गया था। उसका ऑप्शंस आई थिंक ऑप्शंस में आपको डी दिखाई दे रहा होगा, लेकिन सही इसका ऑप्शन बी सही है। ये क्वेश्चन है जिसको कि मार्क कर लीजिए, ये ऑप्शंस गलत था। पूछ रहा है कि ट्रांसलेशंस की प्रोसेस के लिए जो करेक्ट ऑर्डर है वो क्या होगा। इसके लिए ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, स्मॉल राइबोसोमल यूनिट बाइंड टू द mRNA। सबसे पहला काम क्या होगा, स्मॉल चाहे यूकैरियोट की चाहे प्रोकैरियोट की, पहले आकर क्या करेगा, यहाँ पे बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद फिर क्या होगा, जो टीआरएनए होंगे, मतलब कि जिससे कि अमीनो एसिड सबका बाइंड कर रखा होगा, वो अपना वहाँ पे बाइंड करेगा टीआरएनए। मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो टीआरएनए का एक्टिव होना, मतलब वैसे तो अगर आप देखेंगे तो टीआरएनए का एक्टिव होना और ये दोनों तो प्रोसेस हैं। मतलब आपको बुक में पढ़ने के मिलता है कि पहले टीआरएनए एक्टिवेट होता है, लेकिन प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए जब सिग्नल मिलता है तब जाकर के काम होना शुरू होता है। तो सिग्नल कहाँ से मिलेगा, पहले 30S के राइबोसोम के बाइंड करने से, राइट। तो इस तरीके से पहले जो स्मॉल यूनिट होगा वो क्या करेगा, राइबोसोम्स का mRNA से बाइंड करता है। फिर इसके बाद उसको जब पता चल गया कि हाँ यहाँ से यहाँ पे लैंडिंग है, तो उसके बाद जो आपका AUG सीक्वेंसेस मिलेगा उसके लिए टीआरएनए आएगा और वो मेथियोनिन टीआरएनए को क्या करेगा, चार्ज करेगा। तो मतलब उस टाइम पे जो अमीनो साइड टीआरएनए होगा वो क्या करेगा, बाइंड किया हो रहेगा, वो आकर के बाइंड करेगा। तो फर्स्ट वाला जो आपका अमीनो एसिड्स होगा, टीआरएनए होगा, वो पहले क्या करेगा, ए साइड से आकर के बाइंड करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, मतलब ऑप्शन नंबर 4, फिर इसके बाद ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फिर पेप्टाइड बॉन्ड फाउंड बिटवीन द न्यू अमीनो एसिड्स एंड अ पॉलीपेप्टाइड चेन। मतलब कि जो ए साइड्स पे बाइंड किया हुआ है, ए वाला साइट ये है, इस पे आपका टीआरएनए आ गया मेथियोनिन का। अब इसके बाद पी वाली जो साइट है ये वेकेंट है, नेक्स्ट वाला आपका आएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे जाकर के। अब ये खाली हो जाएगा। अब ये फिर पी वाला जो साइट है, यहाँ पर आपके एक अमीनो एसिड ये लेकर के आया था, एक अमीनो एसिड आपका यहाँ पे हो गया, ये पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पर आपका बन गया। अब ये टीआरएनए खाली हो गया, ये पी अभी पी साइड बाकी है, मतलब फुलफिल है। अब ये क्या करेगा, आगे मूव करेगा। जैसे ही आगे मूव करेगा तो ये टीआरएनए क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ये ए साइड खाली हो जाएगी। पी वाला जो बेस ये टीआरएनए था, अब ये यहाँ पर आ जाएगा और ये पी क्या होगा, खाली हो जाएगा। अब फिर से क्या करेगा, कोई टीआरएनए आएगा पी वाले पे, तो इस तरीके से बॉन्ड बनेगा। तो पहले क्या हुआ कि पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन होने के बाद अब टीआरएनए क्या करेगा, लीव करेगा किसको, पी साइड को, और पी साइड रिमेंस क्या होगी, वैकेंट हो जाएगी। देन इसके बाद क्या होगा, टीआरएनए ट्रांसलोकेट कर जाएगा कहाँ पे, दैट इज द पी साइड्स पे। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे, दैट इज 41253। तो 4 में क्या है, स्मॉल राइबोसोमल यूनिट क्या करेगा, बाइंड करेगा। 1 में क्या है कि टीआरएनए बाइंड किया है साइड से, ठीक है। फिर सेकंड में क्या करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, फिर ट्रांसलोकेट करेगा, और फिर इसके बाद आपका, हाँ पहले ट्रांसलोकेट होगा तब ये खाली होगा। ऑप्शन नंबर 5, फिर इसके बाद 3। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसके लिए, सही है। प्रोसेस यही है कि पहले जो मेथियोनिन का टीआरएनए होगा वो आएगा, मतलब सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, 30S राइबोसोम आकर यहाँ पे क्या करेगा, बाइंड करेगा इस वाले साइड पे। जहाँ पे बाइंड करेगा वहाँ पे जो पहला AUG होगा वही इनिशिएशन कोडॉन होगा। इसके लिए टीआरएनए क्या करेगा, लेकर के आएगा किसको, मेथियोनिन को। वो लेकर के आएगा कहाँ पे, ए साइड पे। ए साइड पे लेकर के आएगा। नेक्स्ट जो टीआरएनए होगा वो कहाँ पे आएगा, पी वाले पर आएगा। तो ये ए वाला जो टीआरएनए होगा इसका अमीनो एसिड कहाँ पे जाएगा, ये पी वाले पे। यहाँ पे अब जो दोनों बनेंगे तो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तब क्या करेगा, आगे ट्रांसलोकेट करेगा। ट्रांसलोकेट करेगा तो ये पी वाला जो साइट है वो खाली हो जाएगा और ये टीआरएनए आपका निकल जाएगा, और ये वाला कहाँ जाएगा, इस वाले ए वाले पे। यही प्रोसेस यहाँ पे दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए क्या है, सही है। आपके पीडीएफ में, मतलब जो आपको पेपर दिया गया था उस पेपर में ऑप्शन नंबर डी सही दे रखा था, जो कि गलत है। ओके,
अच्छा, सब लोग हैं, मुझे लगा सब लोग चले गए। टाइम तो वैसे काफ़ी हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी पेपर में ये आगे एक्सप्लेन करूँ या फिर पीडीएफ आपको मिल जाएगा तो आप उसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब बहुत सिंपल सिंपल वाले क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो कि आसानी से आप कर ले जाएंगे। सर इसका पीडीएफ और वो जो जेनेटिक सेकंड लेक्चर था उन दोनों का पीडीएफ मिल जाता। ये वाला, हाँ, ये वाला पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा। और मतलब जेनेटिक सेकंड वाला मुझे लेक्चर। लग रहा है कि यहाँ पे ऐसे कराने में टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो आप लोग आसानी से कर लेना। अगर किसी क्वेश्चन पे कुछ डाउट रहेगा तो कल की जो क्लास चलेगी उसको आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है? यस सर। हाँ, यस सर। तो कल हम लोग जेनेटिक्स वाला पोर्शन कैरी करेंगे और इसका पीडीएफ और जेनेटिक्स वाले का पीडीएफ अभी आपको ग्रुप में थोड़ी देर में मिल जाएगा। ओके, यस सर। चलिए, ओके, यस गुड नाइट। सर। सर इसमें सही आंसर को भी टिक, मतलब जो दो रॉन्ग हो गए ना, 2-3 रॉन्ग, उनका सही आंसर बता दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, मैं इसमें ये वाले पीडीएफ में जो आंसर्स आपके गलत, जैसे देखिए अभी एक क्वेश्चन नंबर 24 था गलत, वो बता दिया। एक 7 मेथाइल गुआनिसिन वाले का ऑप्शंस में 4 चला गया है, वो गलत है, आपको वो भी सही कर दे रहा हूँ। और बाकी जो 2-3 क्वेश्चंस गलत हैं ऑप्शंस में आपको जो दिए गए थे, वहाँ पे जो गलत थे उनको सही करके आपको दे दूंगा, ठीक है? यस सर, ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, ओके, गुड नाइट टू ऑल। गुड नाइट।